नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं 10 तक। आज संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जिसकी प्रस्तावना को भारत के संविधान की आत्मा कहा गया। प्रस्तावना जिसमें जनता संप्रभु होकर व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के उद्देश्य से संविधान को अपनाती है। उसी संविधान के दिवस पर आज क्या हुआ? क्या वाकई हम भारत के लोगों ने जिस संविधान को अपनाया उसके आधार पर लोकतंत्र के खंभे आज राष्ट्र के उद्देश्य को पूरा करते खड़े हैं? रिपोर्ट हमारी देखिए। सहमत हैं तो दस्तक दीजिए। मौका संविधान दिवस का। लोकतंत्र के 3 स्तंभ, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों की चिंता संविधान और लोकतंत्र की। देश में विधायिका का सबसे बड़ा प्रमुख केंद्र संसद। देश में कार्यपालिका के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ उनकी मंत्रिपरिषद होती है। संविधान दिवस पर क्या हुआ? विधायिका की केंद्र संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित संविधान दिवस के कार्यक्रम में सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के सहयोगी दल बैठे दिखे। कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी, राष्ट्रीय जनता दल नहीं आए। शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी नहीं आए। 14 विपक्षी दलों ने सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार किया। अब भी बड़ा दिल रख करके खुले मन से बाबा साहब आम्बेडकर जैसे मनीषियों ने देश को जो दिया है, इसका पुण्य स्मरण करने की तैयारी न होना, ये भी एक चिंता का विषय है। संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है। संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है। जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं, जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हम भारत के लोगों ने जिस संविधान को राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आत्मर्पित किया, उस संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान चलाने वाले निस्वार्थ सेवक ना हो तो संविधान कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके राहुल गांधी कहते हैं कि न्याय अधिकार सबके लिए समान हो ताकि संविधान सिर्फ कागज न रह जाए। जिस संविधान से भारतीय लोकतंत्र चलता है, वो सिर्फ राजनीति चलाने का फिर क्यों अवसर बना दिया गया? जब पॉलिटिकल इवेंट की शक्ल अब दोगे तो हम कैसे उसमें शामिल हो सकेंगे? आपने कभी कहा कि विपक्ष पार्टी आप भी इस समारोह में कुछ बोलो? बाबा साहब ने कहा था कि एक दस्तावेज है जो अच्छे हाथ में रहेगा तो बेहतर परिणाम होंगे, बुरे हाथों में पड़ जाएगा तो बदतर परिणाम होंगे। हम कमोबेश उस दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ तो आप संविधान दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो उस ग्रंथ के तहत दिए हुए कानूनन के साथ आचरण नहीं करता और वो जाकर कहेगा संविधान दिन मनाना है, तो ये झूठा है ना। क्या ये सरकारें भारतीय संविधान का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से सही पालन कर रही हैं, अर्थात नहीं कर रही हैं? क्या हकीकत यही है कि हम भारत के लोगों से चुने गए जनप्रतिनिधि अब संविधान पर भी सिर्फ राजनीति करते हैं? नहीं तो फिर जिस प्रस्तावना में लिखा गया कि हम भारत के लोग समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए संविधान को अंगीकृत करते हैं, वहाँ हम भारत के लोगों यानी जनता की तरफ से चुने गए जनप्रतिनिधियों में परिवारवाद क्यों अब भी हावी रहता है? राजनीतिक दल, पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है। और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां
इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए। जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से एक से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है। लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। क्या ये परिवारवाद की नई परिभाषा है ताकि बीजेपी में परिवार के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को बढ़ावा देने पर सवाल ना उठे? निशाना सीधे गांधी परिवार, मुलायम सिंह यादव के परिवार, लालू यादव के परिवार समेत परिवारवादी राजनीति के कटघरे में खड़े दलों पर लगे। तो हकीकत ये भी है कि अगर 2001 से 2014 तक 3 चुनावों में 391 सांसद किसी राजनीतिक परिवार से रिश्ता रखने वाले चुने गए, तो सच्चाई ये भी कि 1999 से कांग्रेस के पास लोकसभा के लिए चुने गए परिवारों के 36 सांसद 2019 तक आए, तो 31 के आंकड़ों के साथ बीजेपी ज्यादा पीछे नहीं दिखी। फिर क्या अब परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा तब बताया जा रहा है जब दशकों तक ठाकरे परिवार की पार्टी के साथ संबंध रखकर तोड़ा जा चुका है, जब कश्मीर में मुफ्ती परिवार के साथ सरकार बनाने के बाद बीजेपी अलग हो चुकी है, जब पंजाब में बादल परिवार के साथ सबसे लंबा रिश्ता रखकर अलगाव हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में ये विचार कब आया? सत्ता मिलने पाने के बाद में। सत्ता किसके जरिए पाली? इन्हीं पारिवारिक पार्टियों के साथ में आप हाथ मिलाते रहे, 30-30 बरस साथ में रहे, और छोड़ो वहां तो कश्मीर में तो उनके साथ में जाकर वहां भी सरकार बने पारिवारिक पार्टी को। अब लोकतंत्र के अहम हिस्से न्यायपालिका के अहाते में चलिए, जहां संविधान दिवस पर मुद्दा उठा, कानून तोड़ने वाले कानून बनाने वाले बनकर कैसे बैठ जाते हैं। Law breakers should not be lawmakers, and we feel that a time has come, because when the Constitution was drafted, a solemn hope was expressed by the Constitution makers that the society will throw up the best of the society to man the Parliament who will make the laws. But unfortunately, the statistics prove otherwise. जांच एजेंसियों और न्यायपालिका की कार्य प्रणाली में सुस्ती के कारण ही तो भ्रष्टाचारी और कानून को घर की खेती समझने वाले लंबे अरसे तक लोकतंत्र के गुलदस्ते में कांटा बनकर रहते हैं। ये बात प्रधानमंत्री भी संसद में कहते हैं। क्या हमारा संविधान भ्रष्टाचार को अनुमति देता है? कानून है, नियम है, सब है, लेकिन चिंता तब होती है कि जब न्यायपालिका ने स्वयं ने किसी को अगर भ्रष्टाचार के लिए घोषित कर दिया हो, भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे, तो देश के नौजवान के मन में लगता है कि अगर इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करने वाले लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मतलब उनको भी वो रास्ता मिल जाता है कि भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना बुरा नहीं है। लेकिन हम भारत के लोगों ने जिस संविधान को प्रतिष्ठा और अवसर की समता हासिल करने के लिए, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए स्वीकार किया, वहाँ संसद के हर दागी को हटाने की बात क्यों नहीं होती? क्योंकि हकीकत तो ये भी है कि लोकसभा में बीजेपी के भी 39% सांसदों पर आपराधिक केस हैं और 29% सांसदों पर गंभीर अपराध के मामले। कांग्रेस के 57% सांसदों पर आपराधिक मामले हैं, जबकि 37% पर गंभीर क्रिमिनल केस। टीएमसी के 41% सांसदों पर आपराधिक केस हैं और 18% सांसदों पर गैर जमानती अपराध के मामले। कुल मिलाकर कहानी ये कि जब तक संविधान के पन्नों को अपने अपने राजनीतिक चश्मे से देखा जाता रहेगा, तब तक हम भारत के लोगों की तरफ से 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किए गए संविधान की आत्मा वाली प्रस्तावना सही मायने में पूरी हो ही नहीं सकती। सुप्रिया भारद्वाज, मौसमी सिंह और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। संविधान की प्रस्तावना में तो यह भी लिखा है कि हम भारत के लोग समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए संविधान को स्वीकार कर रहे हैं। संविधान को आत्म अर्पित करने के 71 साल बाद
देखना जरूरी है कि कृषि प्रधान देश भारत के किसान क्या वाकई संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अपने अधिकार पाए हैं। आज किसान आंदोलन को 1 वर्ष हो चुका है। देश भर में किसानों ने अलग अलग जगह महापंचायतें की हैं। आंदोलन को भले ही 1 साल हुआ हो, लेकिन किसानों को सुरक्षित सम्मानजनक जीने के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। किसान आंदोलन को पूरे आज 1 साल हो गए हैं। एक साल में क्या खोया, क्या पाया। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर पिछले 1 साल से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रैक्टर दोबारा से गाजीपुर बॉर्डर पर दिखने लगे हैं। यहां पर भारी भरकम हंगामा बरपा हुआ था। 26 नवंबर वही दिन है जिस दिन पिछले साल अलग अलग बॉर्डरों पे किसान आके यहाँ पे अपना डेरा जमा चुके थे। संविधान दिवस के दिन ही पिछले साल शुरू हुए किसान आंदोलन को 1 साल पूरे हो गए। 532 दिन पहले 3 कानून लाने वाली ऐतिहासिक बहुमत की सरकार को किसानों के संघर्ष के 365 दिन के भीतर कदम खींचने पड़े। आंदोलन का अब तक का सबसे बड़ा हासिल ये है। इसीलिए गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, अलग अलग हिस्सों में किसानों ने अपनी पंचायत करके 1 साल के आंदोलन के बाद फिर से एकजुटता दिखाई। हम भारत के लोग वाली प्रस्तावना में कृषि प्रधान भारत देश के किसानों की ये ताकत ही है कि जिस देश में एक वक्त तक अनाज विदेश से मंगाना पड़ता था, वहाँ अब किसानों ने इतनी मेहनत की कि सरकार किसानों के दम पर ही 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज दे पा रही है। वही किसान फिर अपने ही अनाज की सही कीमत पाने के लिए क्यों संघर्ष करते हैं। ये तो ठीक जा रहा आंदोलन, ये खेत से और संसद तक जा रहा आंदोलन। खेत में चला गया ये आंदोलन, अब ये और बढ़ेगा मजबूती के साथ में, खेत तक जा लिया। किसान भले आंदोलन के 1 वर्ष बाद भी अभी एमएसपी के कानून समेत अन्य मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हो, लेकिन किसान के संघर्ष को 1 साल का सिर्फ मानना ही नहीं चाहिए। किसान तो जीने के लिए जीवन भर संघर्ष करता है। किसान खेत अपना बुआई के लिए तैयार कर ले तो पहले संघर्ष करता है खाद पाने के लिए। ये तस्वीरें ज्यादा पुरानी नहीं, पिछले ही महीने की हैं, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसानों को खाद पाने के लिए पुलिस की लाठी खानी पड़ रही थी। लंबी लंबी लाइन लगाकर घंटों नहीं दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा था। खाद मिल जाने के बाद किसान के जीने का संघर्ष पूरा नहीं हो जाता। बारिश कम हुई तो फसल सूख जाती है, ज्यादा हुई बारिश तो फसल सड़ जाती है। फिर भी किसान भगवान भरोसे अपनी सही फसल उगा ले तो संघर्ष नया शुरू होता है, मंडी तक ले जाकर सुरक्षित फसल बेचने को लेकर। देश के शहरी वर्ग के सर्विस क्लास के लोग महीने में काम करने के बदले तय सैलरी तुरंत पाते हैं, लेकिन किसान फसल उगा ले तो इंतजार करता है सरकारी खरीद कब शुरू होगी। सरकारी खरीद लेट हुई तो व्यापारी औने पौने दाम पर फसल खरीद लेते हैं। सरकारी खरीद वक्त पर शुरू हुई तो किसान का नंबर कब आएगा इंतजार करना होता है। सरकारी केंद्र पर नंबर आ गया तो फसल को तमाम पैमानों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। पैमाने पर भी फसल किसान की सही उतरी तो मंडियों में बारदाने यानी बोरे पाने के लिए भी संघर्ष किसान को करना पड़ता है। मंडियों में हुई देरी किसानों की फसल पर पानी फेर सकती है। देखिए इन तस्वीरों को। हमारे देश में आज भी क्रिकेट मैच की पिच को बारिश से बचाना आता है, चुनावी रैलियों में वाटरप्रूफ टेंट लगाना आता है, लेकिन मंडियों में पूर्वानुमान के बावजूद बारिश हो जाए तो अनाज को सड़ाना ही किसान का सिस्टम को आता है। ये तस्वीरें 4 दिन पहले की हैं। छिंदवाड़ा में हजारों क्विंटल मक्का बारिश में भीग गया। जीवन भर यही संघर्ष करते हम भारत के लोग वाली प्रस्तावना के किसान 1 साल से देश की राजधानी के पास आंदोलन कर रहे हैं। मान लिया इन्होंने 3 काले कानून वापस ले लिए, हमारे 750 किसान शहीद हुए, हम उनके घर वालों को क्या मुंह दिखावेंगे जाकर। जो है एमएसपी पे गारंटी, पूरे देश को फायदा है जिस चीज का, वह होनी चाहिए, ये तो पहले से ही मांग है। आगे अब इन किसानों ने 29 नवंबर को ट्रैक्टर से संसद तक जाने की रणनीति बनाई है। वो संसद जहां लोकसभा में कुल 245 सांसद अपना प्रोफेशन
खेती और किसानी बताते हैं, लेकिन संसद में खुद को किसान बताने वाले सांसदों और बाहर संविधान दिवस के दिन ही आंदोलन एक साल पहले शुरू करने वाले किसानों की हालत में बहुत फर्क है। इतना अंतर है कि खुद को किसान बताने वाले लोकसभा सांसदों की औसत संपत्ति जहां 18 करोड़ रुपए है, वहां देश में किसानों की महीने की आय शहरों के कई परिवारों के महीने के मोबाइल लैंडलाइन इंटरनेट बिल के बराबर है। 30 दिन की किसान की कमाई औसत 8,931 रुपए। एमएसपी का इशू था, हमारे फसलों के रेट के सवाल थे, हमारे बैंकिंग का सवाल थे, हमारे खाद के सवाल थे, हमारे केसीसी के सवाल थे। वे सवाल तो खड़े हुए हैं। हम तो इन 3 कानूनों ने 1.5 साल लेट कर रहे हैं। भाई जो आंदोलन उनको होता तो कम से कम आंदोलन उनको होता तो भाव भी बढ़ता। जहां किसानों की दोगुनी आय करने का तय वक्त पूरा होने वाला है, अब भी 46 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार कर्जदार हैं। क्या उन तक हम भारत के लोग समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय दिलाने के लिए संविधान को स्वीकार करते हैं? ये वाली प्रस्तावना संविधान की पहुंचेगी। आज तक ब्यूरो। लोकतंत्र में तीसरा स्तंभ होता है विधायिका। संविधान की शपथ लेकर उसी विधायिका की जिम्मेदारी निभाने वाले आते हैं, लेकिन मजाक उड़ाते हैं संविधान का भी और लोकतंत्र का भी। राजस्थान में मंत्री बनाए गए एक नेता के बोल आप सुनिए और फिर निर्णय कीजिए, क्या लोकतंत्र की रक्षा ऐसे मंत्री कर पाएंगे? चुनाव जीतू बसपासू, चार बढ़ू कांग्रेस में मंत्री बनू, बस अभी कांग्रेस का माइंड दरी उठावा को टेम आवे जना ने कुछ ऐसे मारो है कांग्रेस और पास ओ जो चुनाव में बताओ भी बहन जी को दोबारा टिकट नहीं आयो। पहले ले टिकट बसपासू लियो, जीत्यो, ओ जो टिकट लिया बहन जी को ले अरे पास ओजू चुनाव जीते और ओजू कांग्रेस में ओजू मंत्री ने खेल में कोई कमी है क्या? एक नेता जो पार्टी बदलकर मंत्री बनते हैं, जो जनता के बीच अपने दल बदल को अपना राजनीतिक खेल बताकर हंसी ठहाके लगवाते हैं, ऐसे नेता लोकतंत्र का असल में मजाक उड़ाते हैं, जिनके लिए जनता, विचार, विचारधारा, लोकतंत्र किसी की कोई मर्यादा नहीं। सुनिए एक बार फिर से। चुनाव जीतू बसपासू, चार बढ़ू कांग्रेस में मंत्री बनू, बस अभी कांग्रेस का माइंड दरी उठावा को टेम आवे जना ने कुछ ऐसे मारो है कांग्रेस और पास ओ जो चुनाव में बताओ भी बहन जी को दोबारा टिकट नहीं आयो। पहले ले टिकट बसपासू लियो, जीत्यो, ओ जो टिकट लिया बहन जी को ले अरे पास ओ जो चुनाव जीते और ओ जो कांग्रेस में ओ जो मंत्री ने खेल में कोई कमी है क्या? ये राजेंद्र गूढ़ा है, राजस्थान में गहलोत सरकार में राज्य मंत्री बने। मंत्री पद बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आने के बदले मिला है। चुनाव जीतू बसपासू, चार बढ़ू कांग्रेस में मंत्री बनू, बस अभी कांग्रेस का माइंड दरी उठावा को टेम आवे जना ने कुछ ऐसे मारो है कांग्रेस। ऐसे नेता उन कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाते हैं जो पार्टी में जीवन खपा देते हैं। ऐसे नेता मंत्री बनकर किसी का क्या भला करते होंगे, जो पार्टियां कपड़े की तरह बदलकर सत्ता का श्रृंगार हर कीमत पर चाहते हैं। राजेंद्र गूढ़ा इसी हफ्ते पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं। कौन सी है? राजस्थान में सत्ता देने वाले बेरोजगार रह जाते हैं। सरकार बचाने के लिए पार्टी बदलने का खेल करने वाले खुद को बड़ा खिलाड़ी बताते हैं। चुनाव जीतू बसपासू, चार बढ़ू कांग्रेस में मंत्री बनू, बस अभी कांग्रेस का माइंड दरी उठावा को टेम आवे जना ने कुछ ऐसे मारो है कांग्रेस। आज तक ब्यूरो। जब हमारे देश में कोरोना को लेकर लोग थोड़ी सी राहत में हैं, न्यू ईयर और क्रिसमस पर देश और विदेश घूमने का आप और हम प्लान बना रहे हैं, तब कोरोना का सबसे भयानक खतरा हमारे सामने आ गया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट मिल गया है, जो बहुत तेजी से फैल रहा है। भारत और दुनिया में जिस कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी, ये वेरिएंट उससे 30 गुना ज्यादा खतरनाक है। कोरोना के इस
भयंकर खतरे से आपको आगाह करने वाली दस्तक देती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर सबूत है कि दुनिया भर में कोरोना के नाम पर लगने वाली पाबंदियों से लोग तंग आ चुके हैं और उनके सब्र का बांध अब टूटने लगा है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में जब कोरोना के मामले बढ़े तो सरकार ने तमाम पाबंदियां लोगों पर लाद दी, लेकिन इस कदम से महासंग्राम मच गया। हजारों आम लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए, जिन्हें भगाने के लिए पानी की बौछार करनी पड़ी। लेकिन लोग इतने नाराज थे कि उन्होंने सरकारी संपत्ति को ही आग के हवाले कर दिया। इतने से भी जब लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो पुलिस की गाड़ी इनके निशाने पर आ गई। कोरोना से जंग में जब बंदिशें कांटों की तरह लोगों को चुभने लगी हैं, तब इस महामारी के मोर्चे से बहुत चिंताजनक खबर आई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B.1.1.529 ने दुनिया का चैन उड़ा दिया है। अफ्रीका में मिले इस वेरिएंट को अब तक का सबसे ज्यादा म्यूटेशन वाला कोरोना वायरस माना जा रहा है। अकेले अफ्रीकी देश बोत्सवाना में इसके 32 म्यूटेशन मिले हैं, जिससे वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ गई है। इसकी वजह यह है कि वैज्ञानिक इसे अब तक का सबसे खतरनाक कोरोना वेरिएंट मान रहे हैं। Is now a mutation, a variant of serious concern, which is now driving this spike in numbers. यानी जब कोरोना वायरस के प्रकोप से लोगों को थोड़ी राहत मिलने लगी थी, कोरोना के केस कम होने से इस महामारी का डर थोड़ा कम होने लगा था, लोगों का मास्क हटने लगा था, बच्चे स्कूल जाने लगे थे, बाजारों में रौनक लौटने लगी थी, तभी दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट से सबके घूमने फिरने के अरमानों पर बिजली गिरती दिख रही है। इसकी वजह यह है कि बोत्सवाना वेरिएंट कितना असंक्रामक है, वैक्सीन के बावजूद ये कितनी तेजी से फैल सकता है और इसके बचाव का रास्ता क्या है। इन सारे सवालों का जवाब वैज्ञानिक अभी ढूंढ रहे हैं। अब तक वैज्ञानिक बस इतना अनुमान लगा पाए हैं कि कोरोना का ये नया वेरिएंट एक ही मरीज से निकला है, जो शायद HIV या फिर एड्स जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा होगा। दुनिया भर में इस वेरिएंट के अब तक 100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका में 100 केस सामने आए हैं। इसके अलावा बोत्सवाना में करीब 10, हांगकांग में 2 और इजराइल में 1 मरीज मिला है। इस नए वेरिएंट को लेकर हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि इसके तेजी से फैलने की आशंका जताई जा रही है। दक्षिण अफ्रीका में तो एक हफ्ते के अंदर 210% कोरोना के नए मामले सामने आए। दक्षिण अफ्रीका में 19 नवंबर को 794 कोरोना के केस थे, जो 25 नवंबर तक 2465 तक चले गए। Unfortunately, we have detected a new variant, which it is a reason for concern in South Africa. And so what we have done is to act very quick. इस नए खतरे को देखते हुए भारत भी चौकन्ना हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यों को निर्देश दिए कि वे दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग और बोत्सवाना से आने या जाने वाले यात्रियों की सख्ती से जांच करें। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी में कहा, भारत के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने सरकार को सूचित कि बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और हांगकांग में नए कोरोना वेरिएंट के कई मामले दर्ज किए गए हैं। इस वेरिएंट का म्यूटेशन काफी ज्यादा बताया जा रहा है, इसीलिए इन देशों से यात्रा करने वाले और ट्रांजिशन फ्लाइट लेने वाले सभी यात्रियों को एट रिस्क श्रेणी में रखा जाए और उनकी कड़ी जांच और परीक्षण करना अनिवार्य हो। इसके अलावा इन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के संपर्क में आए सभी लोगों को भी बारीकी से ट्रैक और टेस्ट किया जाना चाहिए। चिंता की एक बड़ी वजह यह है कि कोरोना का नया वेरिएंट चीन के वुहान में मिले मूल वायरस से अलग है, जिसे जानकार एक बड़ा खतरा मानते हैं। अभी दुनिया में जो वायरस फैला है, जो नया वायरस अफ्रीका से आया है, उसमें अगर भारत में प्रवेश कर दिया तो वो भी बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से वो जो नया वायरस है वो किसी भी वैक्सीन को थोड़ा भी उस पर असर नहीं होता, और दूसरी तरफ से अभी तक 70% भारतीय लोगों का वैक्सीनेशन होना बाकी है। म्यूटेशन होता है तो आंतरिक बदलाव होता है और वो उस वायरस का जो भी उनके जो गुण रहते हैं वो बदल जाते हैं। उसकी इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ती है, उससे ज़्यादा लोग बीमार हो सकते हैं, उसमें जो लक्षण है वो भी बदल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि
उससे वो जो वायरसेस है वो म्यूटेट रहते हैं, वो पहले वायरस से जिससे म्यूटेट हुए हैं उनसे पैदा हुई एंटीबॉडीज पर उन पर काम नहीं करती, उससे भी वो निकल जाते हैं। तो ये सब म्यूटेशन के खतरे रहते हैं। भारत की तरह सबसे खतरनाक वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया सतर्क हो गई है और अफ्रीकी देशों की फ्लाइट रोकने का सिलसिला शुरू हो गया है। इजरायल ने 7 अफ्रीकी देशों दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया और एस्वातिनी जैसे देशों को रेड लिस्ट में डाल दिया है। यूनाइटेड किंगडम, जापान और नीदरलैंड ने 6 अफ्रीकी देशों से आवाजाही पर रोक लगा दी है। कोरोना की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को दोषी माना गया था, जिसने अप्रैल महीने के अंदर देश में त्राहिमाम मचा दिया था। लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे और उनके परिवार ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर सड़कों पर भटक रहे थे। दूसरी लहर के बाद सरकार ने तीसरी लहर को लेकर बेहतर तैयारियों का दावा किया, लेकिन जिस तरह से इस नए वेरिएंट को डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस बार कोरोना की चुनौती पहले से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। दिल्ली से मिलिंद शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है और ये वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक है। कोरोना के नए वेरिएंट के साइड इफेक्ट्स भी हमें दिखने शुरू हो गए हैं। सेंसेक्स आज कारोबारी हफ्ते के अंतिम दिन बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स 1687 अंक गिरकर 57,107 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 509 अंक गिरकर 17,026 पर बंद हुआ। गिरावट के 3 बड़े कारण भी हमारे सामने आए हैं। पहला कारण दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलना, जो बहुत तेजी से फैल रहा है बढ़ती महंगाई के बीच। ये दूसरा कारण है नए वेरिएंट से लॉकडाउन का खतरा बढ़ गया है, ये दूसरा बड़ा कारण है। और तीसरा कारण फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बिकवाली, यानी कि एफपीआई ने घरेलू स्टॉक्स में से 2300 करोड़ रुपए की बिकवाली कर दी है। ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट इस कोरोना के नए वेरिएंट का है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि जब हमारे देश भारत में बड़े पैमाने पर वैक्सीन लग चुकी है, तब ऐसी घबराहट क्यों? तो इसका उत्तर भी है, कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट आ चुका है, जिसे लेकर दावा यह है कि वैक्सीन के कवच को यह वाला वेरिएंट भेद सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही पेट्रोल मिल रहा है। नागपुर में वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी गई है। हरियाणा के हिसार में घर घर जाकर वैक्सीन सर्टिफिकेट पहुंचाए जा रहे हैं। तो राजस्थान ने वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया है। अनिवार्य कर देंगे, उसको लगाना ही लगाना पड़ेगा। ऐसी पाबंदियां जारी कर देंगे जिसको लगाना ही लगाना पड़ेगा, चाहे उसको हमें कोई सी योजना से जोड़ देंगे, योजनाओं से जोड़ देंगे, नहीं लगाएंगे, उनकी स्कीम्स बंद कर देंगे अगर नहीं लगाएंगे। तो पूरा देश इसके लिए चिंतित है कि ये कोविड की बीमारी से मृत्यु नहीं होनी चाहिए। डोज लगानी पड़ेगी जनहित में, देश के हित में, उसको लगानी पड़ेगी। भारत का नागरिक लगाएगा, ऐसी हम आवश्यकता पाबंदियां लगा देंगे। ये सारी कोशिश इसलिए हो रही है ताकि भारत के हर नागरिक को वैक्सीन का कवच पहनाया जा सके। लेकिन वैक्सीन का कवर बढ़ने के बावजूद पिछले 5 दिनों में देश के अंदर कोरोना के मामले में 24% तक का इजाफा देखने को मिला है। 21 तारीख को भारत में कोरोना के 8,488 केस थे, जो बढ़ते बढ़ते 25 नवंबर को 10,549 जा पहुंचे। चौंकाने वाली बात यह है कि 24 से 25 नवंबर के बीच कोरोना ने सबसे ज्यादा 15.7% की छलांग मारी। कोरोना का कहर देश के शहर शहर में फैलता जा रहा है। कर्नाटक के धारवाड़ मेडिकल कॉलेज में 182 छात्र कोरोना से संक्रमित हो गए। तेलंगाना के खम्मम में एक हाई स्कूल में 8 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसी तरह राजस्थान के जोधपुर में 12 बच्चे कोरोना के शिकार हुए। इंदौर में 14 सैन्य अफसर, तो देहरादून में 11 IFS पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। कल के मुकाबले में भारत में 15% ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसकी मेन वजह यह है कि भारत में करीब करीब लोगों को ऐसे पता चल रहा है कि कोरोना खत्म ही हो गया है, इसलिए लोग जो भी उसके प्रतिबंधक उपाय है उसको मान नहीं रहे हैं,
मास्क लोग कम लगा रहे हैं। और आपने देखा कि दिवाली से पहले और दिवाली के बाद भी मार्केट में रास्ते पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, शादियां हो रही है और लोग ट्रैवल भी लोकल से, बस से, हवाई जहाज से बड़े पैमाने पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस वजह से ये नंबर बढ़ रहे हैं। तो भारत में कोरोना संक्रमण से चिंताजनक हालात पैदा हो रहे हैं, जबकि भारत में अब तक 120 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट पर कारगर होगी? क्योंकि हांगकांग के जिन 2 लोगों को कोरोना के नए वेरिएंट ने अपना शिकार बनाया है, उनके बारे में दावा है कि वो फाइजर वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे, फिर भी उन्हें संक्रमण हुआ। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे पर्याप्त सबूत मान रहे हैं कि नया वेरिएंट टीके के असर को भी खत्म कर देता है। जानकार इसकी एक बड़ी वजह कोरोना के नए वेरिएंट में होने वाले म्यूटेशन को मानते हैं। B11529 जिसे न्यू स्ट्रेन भी कहा जा रहा है, ये एक हेविली म्यूटेटेड स्ट्रेन है। अगर इसे हम वुहान के स्ट्रेन से कंपेयर करें तो ये बहुत ज्यादा म्यूटेटेड है। इससे डेफिनेटली एक रिस्क है कि ये ज्यादा इन्फेक्टिव है, ये ज्यादा गंभीर तरीके से बीमार कर सकता है। बट ये सारी चीजें रिसर्च के बाद ही पता चलेंगी। ये बहुत नया स्ट्रेन है जो सिर्फ साउथ अफ्रीका में देखा जा रहा है, बट ये एक बहुत बड़ा रिस्क कैरी करता है और इससे बचने के लिए हमें एयर ट्रैवल को कम करना चाहिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। जरूरी नहीं है जो वैक्सीनेशन चल रही है ये पूरी तरह से इस स्ट्रेन से हमें प्रोटेक्ट करे। तो दुनिया के सामने कोरोना एक नए रूप में मुश्किलें पैदा करने के लिए खड़ा हो गया है। जबकि अभी तक सारे देश कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से बचने का रास्ता खोज रहे थे, यूरोप में कई देश एक बार फिर कोरोना की चपेट में हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऑस्ट्रिया में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लेकिन जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका के सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य गौटांग नए कोरोना वायरस के वेरिएंट की चपेट में आया है, उसने WHO के माथे पर बल डाल दिए हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक कोरोना के इस नए वेरिएंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बस वो इतना ही जानते हैं कि उनका नया दुश्मन पिछले सभी कोरोना वेरिएंट से ज्यादा घातक है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।